नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव की इस करंट अफेयर की रफ्तार सीरीज में। और आज है 10 अगस्त और देखो 10 अगस्त से रिलेटेड जितने भी आपके करंट अफेयर के एमसीक्यू बनने वाले हैं तो हम उन्हें कवर करेंगे। और साथ में ये हम एक स्टैटिक जीके का अच्छा खासा पोर्शन कवर करते हैं। तो देखिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और देखो सबसे पहले क्या है, आपकी ये हाईलाइट्स हैं और हाईलाइट्स में आप सभी को पता है क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पीडीएफ से कवर करेंगे और हम चलते हैं आज के सीधा 10 अगस्त के टू द पॉइंट एमसीक्यू पर, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लेड्स 2026 का खिताब किसने जीता है। तो वो है आपके कौन, आर प्रगानन, है ना। देखो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगानन ने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लेड्स 2026 का पहला खिताब जीता है। और देखो 23.5/36 अंक के साथ क्या है जीता है। और किनको हराकर, जाबो खिर सिंदारो को हराकर, है ना। और कितने अंकों से, तो 1.5 अंकों से पीछे छोड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसके जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, सिलक्यारा सुरंग बचाओ अभियान में कितने रेट माइनर्स को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो आपके 12, है ना। देखो ये 12 रेट माइनर्स को कौन सम्मानित करेंगे, तो आपके नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी सिलक्यारा सुरंग बचाओ अभियान में साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए क्या है 12 रेट माइनर्स को सर्वोत्तम, देखो सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कराधान एवं अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 में किससे संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है। तो देखो आपके भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में क्या है संशोधन किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एनबीएफसी अपर लेयर की सूची में कितनी एनबीएफसी को शामिल किए गए हैं। तो आपके 17 एनबीएफसी को क्या है शामिल किए गए। देखो आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एनबीएफसी अपर लेयर की संशोधित सूची जारी की है, जिसमें 17 एनबीएफसी को क्या है शामिल किया गया है। अब देखो ये जो एनबीएफसी लेयर्स है इसमें कौन सूची जारी किया है, तो आपके आरबीआई ने। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा आरबीआई की बात होती है तो हम आरबीआई को जरूर कवर करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अच्छा खासा स्टैटिक का पोर्शन बिल्कुल कवर करके ही चलेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं आरबीआई को। तो सबसे पहले देखो आरबीआई की स्थापना के बारे में देखते हैं। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 यानी कि 1 अप्रैल 1935 से आधिकारिक रूप से ये काम करने लग गया था। और इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो वर्तमान में मुंबई महाराष्ट्र में है। और देखो ये किस कानून के तहत गठित किया गया था, तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है ना, 1934 के द्वारा क्या है ये गठित किया गया था। और इसके बाद देखो इसकी प्रकृति किस प्रकार की है, तो देखो भारत का केंद्रीय बैंक है और भारत सरकार का भी बैंक बोलते हैं और बैंकों का बैंक बोलते हैं, ये सभी को पता है। इसके बाद बात करते हैं इसके स्वामित्व की, है ना। तो देखो जब 1 जनवरी 1949 को इसका क्या है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, इसके बाद ये भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया था, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना के इतिहास में चलते हैं, है ना। तो देखो 1926 में क्या है एक हिल्टन यंग कमीशन का गठन किया गया था। और इसने क्या है यानी कि हिल्टन यंग कमीशन ने सुझाव दिया था कि भारत का एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, है ना। और इसके बाद फिर 1934 में क्या है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पारित किया गया। और इसके तहत आपका 1 अप्रैल 1935 से क्या है आरबीआई ने अपना आधिकारिक रूप से काम करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। बात करते हैं इसके मुख्यालय की। तो देखो प्रारंभ में इसका मुख्यालय कहाँ था आपका, तो वो था कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता में। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय देखो कोलकाता में था। और 1937 यानी 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। और जैसा कि हम ये पिछले अभी कवर कर चुके हैं कि 1 जनवरी 1949 को क्या है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, है ना। और देखो अब बात करते हैं आदर्श वाक्य की। आरबीआई का आदर्श वाक्य क्या है, तो डेवलपिंग विद स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता के साथ विकास, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं इसके प्रतीक चिन्ह की। तो देखो प्रतीक चिन्ह में क्या क्या शामिल है, तो आपका रॉयल बंगाल टाइगर शामिल है और आपके पाम ट्री हैं, ठीक है।
इसके बाद देखो वर्तमान में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। तो वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा जी हैं, और इन्होंने कब से कार्यभार ग्रहण किया है, तो 11 दिसंबर 2024 से, ठीक है। और ये आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं प्रथम गवर्नर की, तो आपके प्रथम गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ, यानी कि जब स्थापना हुई थी उस टाइम कौन थे, तो आपके ऑसबोर्न स्मिथ थे। और इसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करते हैं तो वो थे आपके सीडी देशमुख, ठीक है। इसके बाद देखो फिर बात करते हैं सबसे लंबे समय तक गवर्नर कौन थे, तो आपके बेनेगल रामा राव, और लगभग 7 वर्षों तक थे, ठीक है। तो उम्मीद है आरबीआई की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2026 में निजुत मोइना योजना का विस्तार किन छात्राओं तक किया गया है। तो देखो पॉलिटेक्निक तक की छात्राओं तक क्या है विस्तार किया गया है, ठीक है। और ये क्या है, असम सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना और निजुत बाबू योजनाओं की 2026-27 के आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें क्या है, जिनका उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षा और शैक्षणिक निरंतरता, महिला सशक्तिकरण और क्या है, बाल विवाह को रोकने के लिए क्या है, बढ़ावा दिया गया, ठीक है। और देखो इसमें क्या है, 2026 में निजुत मोइना का विस्तार पॉलिटेक्निक छात्राओं तक और एकीकृत पीजी के 7वें सेमेस्टर तक किया गया है, ठीक है। इसके साथ ही देखो बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भी काफी सारी चीजें हैं इसमें। तो अब देखते हैं यहाँ पर अगर बात हुई है किसकी, असम सरकार की, यानी असम की बात हुई है। तो अब थोड़ा सा हमें असम को भी देखना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल चलिए फिर देखते हैं आपके असम को। तो देखो असम का पहले सामान्य परिचय देखते हैं। तो असम की राजधानी क्या है, तो सबको पता होगा दिसपुर है। और जिले कितने हैं, तो 35 जिले हैं। और इसमें देखो सबसे बड़ा या सबसे प्रमुख शहर कौन सा है, तो वो है आपका गुवाहाटी, है ना, गुवाहाटी। और इसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल है आपका असम का क्षेत्रफल है 78,438 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, तो लगभग 2.39% है, ठीक है। और देखो पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है, कौन सा, गुवाहाटी, जो कि असम में ही है, ठीक है। बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमाएं किस किस के साथ साझा करता है, तो आपके भूटान और बांग्लादेश के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो देखो ये तो सबको पता होगा, है ना, कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब बात करते हैं आपके असम राज्य के प्रमुख प्रतीक के बारे में, ठीक है। तो देखो पहला कौन सा है आपका, राजकीय पशु कौन सा है, तो एक सींग वाला भारतीय गैंडा, ठीक है। और इसके बाद है राजकीय पक्षी कौन सा है, तो सफेद पंख वाला कौन सा, वुड डक, ठीक है। नेक्स्ट है राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो राजकीय वृक्ष है होलोंग, कहाँ का, तो आपके असम का, ठीक। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका राजकीय पुष्प क्या है, तो असम का राजकीय पुष्प है फॉक्सटेल आर्किड, ये इसे कहते हैं कोपौ फूल, ठीक है। अब राजकीय रेशम कौन सा है, तो आपका मूंगा सिल्क। इसके बाद है प्रमुख पेय कौन सा है, तो सबको पता है असम में चाय के बागवान जबरदस्त तरीके से पाए जाते हैं, तो वहां का पेय फसल कौन सी है, आपकी चाय। इसके बाद बात करते हैं प्रमुख त्योहार की, तो वो है आपका बिहू, है ना, असम बिहू। और देखो शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, तो है आपका सत्रिय, कौन सा, सत्रिय शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अब बात करते हैं असम के राष्ट्रीय उद्यान की। तो देखो ये है आपके राष्ट्रीय उद्यान, और इधर क्या दिए गए हैं, जिले, तो हम इन्हें भी देखते हैं जल्दी से। तो पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गोलाघाट, नवागांव और सोनितपुर विश्वनाथ में क्या है, आपका विस्तृत है। इसके बाद है मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो बक्सा और चिरांग जिले में विस्तृत है। फिर आपका डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, तो डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में क्या है, विस्तृत है। इसके बाद है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, सोनितपुर में है। फिर देखो है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, तो आपका उदलगुड़ी, सोनितपुर, यहाँ पर क्या है, विस्तृत है। और इसके बाद है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, है ना, ये कहाँ है, तो आपके डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में विस्तृत है, ठीक है। इसके बाद है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका कोकराझार में, ठीक है। और अब बात करते हैं टाइगर रिजर्व की, जो कि असम के ही हैं। तो देखो टाइगर रिजर्व सबसे पहला कौन सा, मानस टाइगर रिजर्व, तो ये कहाँ है आपका, कोकराझार और चिरांग, बक्सा और उदलगुड़ी तक क्या है, विस्तृत है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका नामेरी टाइगर रिजर्व। तो देखो आप ना इनके डिस्ट्रिक्ट तो छोड़ो, लेकिन ये चीजें आप जरूर याद रखिएगा कि नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ है,
तो आपका असम में है। इसके बाद देखो काजीरंगा हो गया, ये भी आपका असम में है। और इसके बाद ओरंग टाइगर रिजर्व, ये भी आपका असम में है, ठीक है। यानी कि कितने, तो 4 आपके टाइगर रिजर्व कहाँ के हैं, ये सभी असम के हैं। अब बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की। तो देखो पहला कौन सा है, गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य, और लाओ खुआ वन्य जीव अभ्यारण्य, और कौन सा है, बोरनाडी वन्य जीव अभ्यारण्य, फिर है चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य, और नेक्स्ट है आपका बुराचा पोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, और नेक्स्ट है आपका पानी दिंग वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ के हैं, तो ये सभी आपके अभी असम के ही हैं। इसके बाद है होलोंगा पार और गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य, फिर आपका पोबी तोरा वन्य जीव अभ्यारण्य, और है आपका सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य, फिर है आपका भेरजन, बोराजन और पदुमोनी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये कहाँ के हैं, सभी आपके वन्य जीव अभ्यारण्य असम के ही हैं, ठीक है। और देखो अभी और हैं, तो इसके बाद है ईस्ट कार्बी आंगलोंग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी आपका असम का है। फिर है आपका नामबोर वन्य जीव अभ्यारण्य, और इसके बाद है मोराट लोंगरी, है ना, मोराट लोंगरी वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका हाँ नामबोर और दोई ग्रुंग क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य, फिर है आपका अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य, और है बोरैल वन्य जीव अभ्यारण्य, फिर है आपका दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये सभी कहाँ के हैं, आपके असम के ही हैं। और अब बात करते हैं हाथी रिजर्व की, है ना। तो देखो आपके असम में क्या है, 5 हाथी रिजर्व यानी कि एलिफेंट रिजर्व है। कौन कौन सा, चिरांग रिपु में चिरांग रिपु हो गया, सोनितपुर हो गया, और फिर है आपका देहिंग पटकई, ये सभी क्या है आपके, तो एलिफेंट रिजर्व है। फिर एक काजीरंगा कार्बी आंगलोंग, और नेक्स्ट है आपका धानसिरी लुंगडिंग। तो ये आपके एलिफेंट रिजर्व है, इन्हें भी याद रखिएगा। और अब बात करते हैं असम के बायोस्फीयर रिजर्व की। तो देखो बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो आपके मुख्य रूप से 2 हैं, और कौन कौन से, मानस बायोस्फीयर रिजर्व और डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमुख नृत्य की, ठीक है। तो देखो कौन कौन से हैं, बिहू हो गया जो कि वहां का प्रमुख है, और सत्रिया हो गया, ये क्या है, तो ये है शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपका सत्रिय हो गया, ठीक है। और इसके बाद है बागरुम्बा, और फिर है आपका झूमुर, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमुख त्योहार की। तो देखो असम का प्रमुख त्योहार कौन सा है, बिहू है, और असम का सबसे प्रमुख त्योहार बिहू है। इसके देखो क्या है, 3 प्रमुख रूप हैं। अब तीनों रूपों को देख लेते हैं और उनके साथ उनके मंत्र। देखो पहला है आपका रंगाली बोहाग बिहू, है ना, जो कि अप्रैल माह में मनाया जाता है। और इसके बाद देखो नेक्स्ट है भोगाली माघ बिहू, जो कि जनवरी में मनाया जाता है। और फिर है आपका कंगाली और काती बिहू, ये कब, अक्टूबर के टाइम में मनाया जाता है, ठीक है। तो देखो ये आपके प्रमुख त्योहार हो गए। और यहाँ पर देखो बोहाग बिहू है ना, कौन सा, बोहाग बिहू। तो ये क्या है, असम के नव वर्ष के रूप में, और क्या है, कृषि चक्र से संबंधित प्रमुख उत्सव माना जाता है, ठीक है। तो देखो असमिया नव वर्ष यानी कि क्या है, असम का नव वर्ष के रूप में कौन सा माना जाता है, तो आपका बोहाग बिहू। इसे आप कायदे से याद रखिएगा, और अगर भूलेंगे तो फिर आप अपना खुद ही समझिएगा, ठीक है। इसके बाद देखो हम देखते हैं रामसर स्थल। तो 2026 की भारत सरकार की सूची के अनुसार असम में क्या है, एक ही रामसर साइट है, वो भी कौन सी है, तो आपकी दीपोर बिल, है ना, कौन सी, दीपोर बिल रामसर स्थल, जो कि कहाँ पर है, कामरूप और मेट्रोपॉलिटन जिला में है। और शामिल कब किया गया था, तो आपका 2002 में शामिल किया गया था, ठीक है। ये क्या है, गुवाहाटी के पास महत्वपूर्ण एक फ्रेश वाटर वेटलैंड है। तो ये भी याद रखिएगा कौन सा है, फ्रेश वाटर वेटलैंड है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को असम की भी जानकारी एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका FCL कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो वो बनी है आपकी भावना कंठ, है ना। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ग्वालियर स्थित क्या है, TACDE में फाइटर कम्बैट लीडर यानी कि FCL कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। और जिसमें क्या है, उन्नत हवाई युद्ध नीति, रणनीति और सामरिक नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसकी, भारतीय वायुसेना की, और साथ ही अभी हम बात कर लेते हैं सभी नियुक्तियों की, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं आपके भारतीय वायुसेना को, है ना।
तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये है आपका नभः स्पृशम दीप्तम, है ना, यानी कि गौरव के साथ आकाश को छूना। और भारतीय वायुसेना का गठन कब किया गया था, तो 8 अक्टूबर 1932 को गठन किया गया था। और देखो 1947 यानी कि स्वतंत्रता के बाद क्या नाम रखा गया था, तो रॉयल इंडियन एयर फोर्स रखा गया था, है ना। और इसके बाद देखो 26 जनवरी 1950 जब क्या है भारत एक गणराज्य बना था, तो इस रॉयल शब्द को हटा दिया गया था। इसके बाद क्या नाम रखा गया था, तो पुनः आपका इंडियन एयर फोर्स नाम रखा गया था, ठीक है। और अब बात करते हैं प्रथम भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन बने थे, तो आपके सुब्रतो मुखर्जी। कौन? सुब्रतो मुखर्जी। और देखो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, प्रथम भारतीय अगर पूछा जाए वायुसेना प्रमुख तो सुब्रतो मुखर्जी बने थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन थे, तो आपके सर थॉमस और एल्महर्स्ट, ठीक है। देखो इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, याद रखिएगा, ये प्रथम भारतीय थे और ये स्वतंत्र भारत के थे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 1954 में सुब्रतो मुखर्जी पहले भारतीय बने जिन्होंने वायुसेना के सर्वोच्च पद का नेतृत्व संभाला था, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। और अब थोड़ा सा देखते हैं सभी आपके क्या है नियुक्तियों को जो हाल फिलहाल में अभी की गई हैं, ठीक है। तो देखो एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किनको चुना गया है, तो आपके राजीव कुमार को। और इसके बाद सीबीडीटी के अध्यक्ष पुनः नियुक्त किए गए हैं आपके रवि अग्रवाल। 31वें थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जनरल धीरज सेठ और उपेंद्र द्विवेदी जी के स्थान पर। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया है, तो आपके रवि शंकर जी को। और नॉर्थ कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किए हैं, तो आपके संजीव जैन। नेक्स्ट है आपका पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, है ना, विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किनको नियुक्त किए हैं, तो आपके आलोक कुमार मित्तल को, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट है आपका 20 जुलाई 2026 से आईआरसीटीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार किनको सौंपा गया है, तो आपके राहुल हिमालयन को, ठीक है। नेक्स्ट है नीति आयोग के सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किए हैं, तो अनुराग जैन को। इसके बाद देखो नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के जो नए सचिव हैं वो किनको नियुक्त किए हैं, तो आपके नरेश पाल गंगवार को। और इसके साथ ही देखो इन्फोसिस के जो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किनको नियुक्त किए हैं, तो आपके आशीष डैश। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किए हैं, तो आपके हरजीत सिंह ग्रेवाल। और नेक्स्ट है आपका धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार किनको सौंपा गया है, तो आपके प्रहलाद जोशी जी को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट कह रहे हैं कि वित्तीय खुफिया इकाई भारत के नए निदेशक के रूप में किनको नियुक्त किए हैं, तो आपके सत्य कुमार पाल को। नेक्स्ट है इंडिगो के नए सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो आपके बिली वाल्स और पीटर एल्बर्स का स्थान लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यकारी निदेशक पद पर किनको नियुक्त किया गया है, तो आपके मोनिशा चक्रवर्ती को। और मियामी डेड कॉलेज अमेरिका में नियुक्त किए गए विश्व के सबसे कम उम्र के प्रोफेसर कौन है, तो आपके नाथन थॉमस, ठीक है। और अब बात करते हैं एयर इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किनको नियुक्त किए हैं, तो आपके टेबोल्डे और ग्रेबे मारियम, ठीक है। और ये हैं आज की जो भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर कम्बैट लीडर बनी है, तो वो कौन है, आपकी भावना कंठ। उम्मीद है ये जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी और पसंद भी आई होगी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अग्नि 4 किस श्रेणी की मिसाइल है, तो देखो अग्नि 4 किस श्रेणी की है, तो ये आपकी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, यानी कि MRBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और 6 अगस्त 2026 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित ITR से अग्नि 4 का क्या है सफल परीक्षण किया गया है। और देखो इसको किसने बनाया है, तो आपके DRDO ने बनाया है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप DRDO के विषय में, है ना, DRDO के विषय में आपको जितने भी इंफॉर्मेशन पता होगी तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका भारत में एशियाई शेर मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आपके गिरी परिदृश्य यानी कि गिरी टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। और देखो ये क्वेश्चन क्यों बना है, तो हर वर्ष क्या है 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है
शेरों के संरक्षण और प्रकृति आवास की सुरक्षा, मानव वन्य जीवन संघर्ष व अवैध शिकार जैसी चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, अब देखो हम अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट डेज की। तो चलिए फिर देखते हैं अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट डेज को। तो देखो 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो फेफड़ों के कैंसर का विश्व दिवस। और 2 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो देखो 2 अगस्त नहीं बल्कि अगस्त के प्रथम रविवार को मैत्री दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस और 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 8 अगस्त को मनाया जाता है भारत छोड़ो दिवस। 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जनजातीय दिवस। 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी दिवस और 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। ठीक है, इसके साथ ही देखो 10 अगस्त को और क्या मनाते हैं, तो विश्व शेर दिवस, जो कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसका उद्देश्य भी मैंने अभी आपको बता दिया। अब देखो नेक्स्ट आपका 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। और 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो विश्व हाथी दिवस। और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस। और आपसे एक क्वेश्चन है कि भारत का दिवस यानी कि 15 अगस्त को भारत का दिवस किस शहर ने और अमेरिका के किस शहर ने घोषित किया है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसके बाद देखो 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। ठीक है, इसके साथ ही 20 अगस्त को और क्या मनाया जाता है, तो अक्षय ऊर्जा दिवस। और 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो उम्मीद है ये सभी डेज आपको क्लियर हो गए होंगे। और आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं आपके वन लाइनर। और देखो वन लाइनर को हम थोड़ा सा रैपिड तरीके से देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका कराधान एवं अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 में किस डिजिटल भुगतान प्रणाली से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किए गए, तो आपका यूपीआई है ना। और उम्मीद है यूपीआई की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, और पता होगी तो आप बिल्कुल कमेंट में इसे बताएंगे भी, है ना। ये आपसे मैं इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका सिलक्यारा सुरंग बचाओ अभियान में 12 रैट माइनर्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो आपके सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आरबीआई की एनबीएफसी अपर लेयर सूची में कितनी संस्थाओं को शामिल किए गए, तो आपके 17 को। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 का खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है, तो वह आपके आर प्रगानंद। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शेर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपके 10 अगस्त को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अगस्त 2026 को भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो आपकी अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल है और मीडियम रेंज की है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण किस संगठन के तत्वाधान में किया गया है, तो आपके सामरिक बल कमान, है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट है भारत में एशियाई शेर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो गुजरात का गिरी परिदृश्य, है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएसीडीई में फाइटर कम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो आपकी स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ बनी है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है निजुत मोइना योजना का प्रमुख सामाजिक उद्देश्य क्या है, तो बाल विवाह जैसी इन प्रथाओं को रोकथाम करना और क्या है छात्रों के उच्च शिक्षा में बढ़ावा देना। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों जो आपके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए यहाँ पर इंग्लिश वाली व्यवस्था है, तो आप पीडीएफ से बिल्कुल कवर कर सकते हैं इंग्लिश से भी। और ये होते हैं आपके एक्सप्लेनर जहाँ से आप किसी भी न्यूज को इन डेप्थ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखो अगर आप एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव पर पहली बार हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना, क्योंकि देखो अभी पीईटी के लिए बिल्कुल यहाँ पर पीईटी के लिए बहुत जल्द आपके हिंदी की एमसीक्यू यानी कि हिंदी की प्रैक्टिस क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं, तो जुड़ सकते हैं आप भी। और पीईटी में अच्छा स्कोर करने के लिए हिंदी देखो ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। थैंक यू दोस्तों।